हेलो डियर स्टूडेंट्स, चेतना सृजन परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करेंगे, जो पॉलिटी का टॉपिक है। और ये जैसे कि आप लोग को मैंने पढ़ाया था, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो यूनियन एंड टेरिटरी है, उसमें आर्टिकल 1 से 4 में क्या मेंशन्ड है? आर्टिकल 1 में मेंशन्ड है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। आर्टिकल 2 to 4 में मेंशन्ड है एडमिशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 में क्या मेंशन्ड है? भारत और इंडिया। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 डिफाइन करता है इंडिया को, जिसे हम हिंदी में भारत बोलते हैं, एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी इससे रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ऑफिशियली इंडिया चेंज करके भारत कर दिया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही भारत टर्म मेंशन्ड है, तो ये किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि इंडिया ही भारत है, तो हम इंडिया भी यूज कर सकते हैं टर्म और भारत भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यूनियन ऑफ स्टेट क्या इंक्लूड करता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है स्टेट्स ही आएंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स में, कि जो भी हमारे सारे स्टेट्स हैं, जो करेंटली 28 है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। पहले आंध्रा के बाइफर्केशन के बाद जब आंध्रा और तेलंगाना बना तो 29 स्टेट्स हो गए थे हमारे पास, लेकिन करेंटली 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो करेंटली कितने हैं? 28। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज एक्वायर बाय द गवर्नमेंट, ये तीनों पार्ट होते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस है यूनियन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया, या यूनियन ऑफ इंडिया या टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या होगा? ये होगा ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा? स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस टेरिटरी अकॉर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, सारे जो हमारे इंडिया के स्टेट्स है, जो कि 28 स्टेट्स है, वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या पार्ट है? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जो भी इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं सिक्किम का। ठीक है, चलिए अब ये जो मैप है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या है? स्टेट्स, दूसरा क्या है? यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा है
टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मैप रिप्रेजेंट करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया को। ठीक, अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, जो जैसे मैंने डिस्क्राइब कर दिया। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है स्टेट्स ओनली, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है टेरिटरीज, यूटीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज। ठीक है, सिंपल है। आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब बी आर अम्बेडकर का कुछ पर्सपेक्टिव था कि उनने यूनियन नेम क्यों सिलेक्ट किया, फेडरेशन क्यों नहीं सिलेक्ट किया। तो एक बेसिक डिफरेंस है यूनियन और फेडरेशन के बीच में, कि जो यूनियन होता है वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन होता है स्टेट्स का, जैसे कि इंडियन फेडरेशन नॉट बेस्ड ऑन स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट। जैसे कि हम डिफरेंस करते हैं, इंडिया जो है वो यूनियन है, यूएसए क्या है, फेडरेशन है। तो यूएसए में क्या हुआ था, जब यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली तो जो 50 स्टेट्स थे ये साथ में आए और इनने क्या बनाया, फेडरेशन। ठीक है, तो यूएसए में फेडरेशन है, इंडिया में यूनियन है। तो जब यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली तो 50 स्टेट्स जो यूएसए के थे वो साथ में आए और उनने क्या बनाया, फेडरेशन। ये ट्रीटी बेस्ड था। मतलब कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे स्टेट्स और सेंटर को इक्वल पावर्स है, बट इंडिया के केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो यूनियन है। इस केस में जो सेंटर है वो मोर पावरफुल होगा और जो स्टेट्स हैं वो रिलेटिवली लेस पावरफुल होंगे। और ये चीज आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 2 और 3 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है, मतलब स्टेट्स जो ऑटोनॉमस यूनिट्स है उन्हें कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो स्टेट की टेरिटरीज, उसमें क्या होता है, वो ऑटोनॉमस यूनिट्स हैं, तो उसमें एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा, जुडिशरी होगा और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर होता है। मतलब ये अकाउंटेबल नहीं होता है, ये ना तो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होगा ना कि जुडिशरी को अकाउंटेबल होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा अपनी वर्किंग के लिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में क्या आएगा, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर गवर्न करता है। जनरली यूनियन टेरिटरीज के लिए लॉस पार्लियामेंट बनाता है और इसको गवर्न कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्हें यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं और रिलेटिवली इनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, इसलिए हमने यूनियन टेरिटरीज बनाई है। फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार। ठीक है, फिर तीसरी है एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो ये एक्वायर हो सकती है वॉर से, ट्रीटी से, एग्रीमेंट से। जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था 1974 में, तो इससे हमने कुछ टेरिटरीज एक्वायर करी थी, तो वो एक्वायर्ड टेरिटरीज हो गई। इसमें सिक्किम का भी एग्जांपल लिया जाता है। इनिशियली एक्वायर्ड टेरिटरी थी सिक्किम, लेकिन लेटर ये स्टेट बन गया, वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, अब
जो हमारा यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो इंडिया को हम क्या बोलते हैं? इंडिया जो है वो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं। मतलब कि एक स्टेट को दो स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, दो स्टेट को कंबाइन करके एक स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन जो इंडियन यूनियन है, जो इंडिया का मैप है, वो सेम रहेगा। इंडियन यूनियन अनडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है। नो स्टेट हैड पावर टू सक्सीड, मतलब कि कोई स्टेट इंडिया का खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। जैसे कि हम रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं बना सकते, वो उत्तर प्रदेश इंडिया का ही पार्ट रहेगा, वो खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। ठीक है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जैसे आंध्र प्रदेश को ब्रेक करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना दिया गया। ऐसी बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश को ब्रेक करके 4 स्टेट बना देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, तो वो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कि एक स्टेट से 2 स्टेट 3 स्टेट बना दिए, तो वो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का मीनिंग है। ठीक है। और ये क्यों जरूरी था, यूनियन बनाना क्यों जरूरी था? कि स्ट्रॉन्ग यूनियन चाहिए था पोस्ट इंडिपेंडेंस टू काउंटर सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि अभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में और बहुत सारे रीजन्स में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में इशू है इंसर्जेंसी का। हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है, स्पेशली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ इशू है नक्सलिज्म का। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग यूनियन चाहिए था। इसलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया इंडिया को, कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए उसके पास ज़्यादा पावर हो, वो इंडियन यूनियन को एक सिंगल एंटिटी बना के रख पाए। ठीक है। इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाया, ऐसा यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन। ठीक। अब ये क्या है? ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें सारे स्टेट्स हैं इंडिया के। और अगर हम इसमें ऐड करेंगे, अगर इस मैप में मैंने ऐड कर दिया क्या, यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज, तो ये क्या बनेगा? इन तीनों को मिला के क्या बनेगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए, अब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जाएंगे। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था 1974 में। इससे हमने ट्रांसफर करी थी कुछ टेरिटरीज, इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रांसफर करी थी, कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश ने इंडिया को ट्रांसफर करी थी। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा? एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज। तो ये पार्ट बन जाएगा एक्वायर्ड टेरिटरीज का। ठीक। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाया गया है, और हम आगे देखेंगे। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट बता दिया, यूनिफाइड है बट फ्लेक्सिबल फेडरेशन है, मतलब स्टेट के पास भी पावर है पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। ठीक है। अब आर्टिकल 2 और 3 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 2 में मेंशन्ड है, ये आर्टिकल 2 का पार्ट है। ये आर्टिकल 2 का पार्ट है। इसमें क्या मेंशन्ड है? एडमिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो
एडमिशन और आर्टिकल 2 क्या करता है, आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को या अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को क्या करने की, पहला एडमिट न्यू स्टेट इनटू यूनियन, जो इंडियन यूनियन है उसमें नए स्टेट्स एडमिट करने की। फॉर एग्जांपल हमने सिक्किम को इंक्लूड किया था, या हमने जो टेरिटरीज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से ली है उसको हम नया स्टेट बना दें, या हमें कुछ टेरिटरीज कहीं और से मिले उसे हम नया स्टेट बना दें। फॉर एग्जांपल कि अभी पीओके का कश्मीर का कुछ पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसे हम पीओके बोल रहे हैं, तो वो हम अगर रीगेन करते हैं वो पार्ट, तो हो सकता है उसे हम नया टेरिटरी बना दें या नया स्टेट बना दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड टेरिटरी। और वो पावर किसके पास रहेगी, वो पावर रहेगी पार्लियामेंट के पास कि कोई नया स्टेट इंडियन यूनियन में इंक्लूड करना है क्या। और दूसरा एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट ही बना देना है तो वो भी पावर किसके पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास। और जो ये दोनों पावर्स हैं आर्टिकल 2 के अंदर, ये कहाँ अप्लाई होती हैं, अप्लाइज टू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो करेंटली जो इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जो भी टेरिटरीज इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, उन्हें अगर हम पार्लियामेंट के थ्रू नए स्टेट बनाते हैं, इंडियन यूनियन में इंक्लूड करते हैं या नए स्टेट एस्टेब्लिश करते हैं, वो पावर कहाँ से आ रही है, आर्टिकल 2 से। ठीक, अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये किस कहाँ से आता है, ये आता है आर्टिकल 3 से। ये पावर कहाँ से डिराइव होती है, ये पावर डिराइव होती है आर्टिकल 3 से। इसमें क्या क्या किया जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स थ्रू, ये भी किसकी पावर है, ये भी पावर है हमारे पार्लियामेंट की। तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है क्या क्या करने की, पहला सेपरेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, मर्जर ऑफ 2 और मोर स्टेट, जॉइनिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी टू स्टेट। इसका एग्जांपल हो सकता है सेपरेशन ऑफ सीजी मतलब छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी। ये कब हुआ था, 2000 में हुआ था, छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग कर दिया गया था। तो ये भी किसकी पावर है, पार्लियामेंट की पावर है। मर्जर ऑफ 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स को मर्ज किया जा सकता है कोई एक अलग स्टेट बनाने के लिए, और यूनियन टेरिटरी को ज्वाइन कर किया जा सकता है स्टेट में, तो वो भी पार्लियामेंट की पावर है। अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टेट एरिया या अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम, ये सारी चीजें किसमें कवर होती हैं, आर्टिकल 3 में। ठीक है, अब जो कंडीशंस है आर्टिकल 3 के लिए, कुछ कंडीशंस हैं, आर्टिकल 2 में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, पर आर्टिकल 3 के लिए कुछ कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक, इसमें पहली कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल लगेगा। अगर आपको किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, या किसी स्टेट को मर्ज करके, किसी 2 स्टेट को मर्ज करके तीसरे स्टेट बनाना है, या किसी स्टेट को बाइफरकेट करके 2 नए स्टेट्स बनाने हैं, तो इसमें सबसे पहले तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल लगेगी। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन सॉर्ट करेंगे। कौन सॉर्ट करेगा, प्रेसिडेंट। जो भी बिल होगा उस बिल को प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे उनका ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन वो ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, पहले तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। आर्टिकल 3 के अंदर जो भी बिल इंट्रोड्यूस होगा स्टेट का नेम चेंज करने के लिए या उसकी बाउंड्रीज चेंज करने के लिए, तो पहले तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना चाहिए उसके लिए। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन लेना है, बट वो बाइंडिंग नहीं है, और वो बिल प्रेसिडेंट भेजेंगे स्टेट्स को। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज के लिए कोई रेफरल नीडेड नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि यूटीज जो होती हैं, यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट।
तो इसलिए यूटीज का कोई रेफरल नीडेड नहीं होता और पार्लियामेंट का डिस्क्रिशन रहता है फाइनल डिसीजन पे। फॉर एग्जांपल कि एक बारी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर दी और फिर से कोई अमेंडमेंट आ गया बिल में, तो फिर से उस बिल को स्टेट को भेजना जरूरी नहीं है, वो पार्लियामेंट का डिस्क्रिशन है कि फाइनली उसको बाउंड्री कितनी चेंज करनी है। ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड है, ये आर्टिकल 3 से ही रिलेटेड है। ये जो एक्ट आया था, ये आया था आर्टिकल 3 के अंडर। आर्टिकल 3 के अंडर जो पावर है उससे ही एक्ट आया था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो ये क्या था, हम इस एक्ट ने क्या बोला था, क्रिएशन ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कि आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके दो स्टेट्स बनाने थे, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। ठीक, तो इसका फीचर क्या था, तेलंगाना 29th स्टेट बना था, लेकिन करेंटली कितने हैं, करेंटली है 28 स्टेट्स। क्यों, JNK को यूटी बना दिया गया है। इसलिए अब 28 स्टेट्स ही हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, तो तेलंगाना 29 स्टेट बना था, लेकिन अब 28 स्टेट ही हैं इंडियन यूनियन में। ठीक है, और 10 साल तक हैदराबाद शेयर्ड कैपिटल थी 2024 तक। ठीक, और इसके बाद नई कैपिटल, क्योंकि हैदराबाद जो है अब करेंटली तेलंगाना का पार्ट है, तो आंध्र प्रदेश को एक नई कैपिटल बनानी है। ठीक, आंध्र प्रदेश को नई कैपिटल हो, उसका हाई कोर्ट बनाना है। और रीऑर्गेनाइजेशन के कुछ इश्यूज हैं जो कि हमें अलग अलग टाइम पे, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2000 में, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो इसके क्यों कुछ इश्यूज है कि एक तो पार्लियामेंट्री ओवररीच देखी जाती है कि स्टेट्स जो हैं वो हमारे डिस्ट्रक्टिबल हैं, तो कभी भी किसी की स्टेट को बाइफरकेट करके दो स्टेट बनाया जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, तो इसलिए इसको पार्लियामेंट ओवररीच भी देखा जाता है। आंध्र प्रदेश ने जो स्टेट्स की रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग है, तो उनकी रिकमेंडेशन तो ली जाती है पर वो नॉन बाइंडिंग है। इसलिए आंध्र प्रदेश ने नेगेटिव ओपिनियन दिया था कि आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट ना किया जाए, पर बोला जाता है कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस के कारण इसे बाइफरकेट किया गया, कि उस टाइम जो भी गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, उनके कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इसको बाइफरकेट किया गया। और एक वाइडर लेवल भी प्रोटेस्ट भी चल रहा था आंध्र प्रदेश में कि जो हिस्टोरिकल तेलंगाना का पार्ट है उस पर डेवलपमेंट बहुत कम था, उस पर ध्यान बहुत कम दिया जा रहा था। तो ये दोनों रीजंस के कारण आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, तीसरा क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अहेड ऑफ 2014 इलेक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2014 इलेक्शन के पहले कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इसको बाइफरकेट किया गया। अब आर्टिकल 2 और 3 का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला है कि पार्लियामेंट डिस्क्रिशनरी पावर टू रिड्रॉ इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए पार्लियामेंट जब भी चाहे एनी टाइम वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रीजनल डिमांड और अल्टरनेटिव नीड, मतलब बाइफरकेशन ऑफ स्टेट्स,
बेस्ट एग्जाम्पल है आंध्र और तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन, ठीक है, क्योंकि रीजनल डिमांड थी वहां पे, जो तेलंगाना रीजन था उसमें डेवलपमेंट बहुत कम था, तो इसलिए उसको बाइफर्केट किया आंध्र और तेलंगाना में। नो गारंटी ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फॉर स्टेट अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ऐसा मेंशन नहीं किया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे बी आर अम्बेडकर, उनने भी इंडिया को ऐसा यूनियन बोला है, ना कि फेडरेशन। अगर इंडिया फेडरेशन होता तो जो उसके स्टेट्स हैं वो भी इनडिस्ट्रक्टिबल होते, सिमिलर टू द यूनियन। लेकिन क्योंकि हम यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, तो हमारे जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल है, और जो हमारा यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। अब ये तो सेम है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, एडमिट क्रिएट रीऑर्गेनाइज स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। अब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, आर्टिकल 4 भी आ जाते हैं। आर्टिकल 4 डील करता है सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इंडिया की जो टेरिटरी है किसी दूसरी कंट्री को देना है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है वो आर्टिकल 4 में मेंशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब ये आर्टिकल 4 का ही जो है एक्सप्लेनेशन है। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, लॉस मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर कर रहे हैं जो कि आर्टिकल 2 का पार्ट है, या हम अपने स्टेट से कोई नया स्टेट बना रहे हैं, या स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर रहे हैं जो कि आर्टिकल 3 का पार्ट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट नहीं होंगे अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। इसलिए इन्हें सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कि जब हमने अपने कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश को दी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट से, तो उससे रिलेटेड एक केस था, बेरोबारी यूनियन केस, उससे रिलेटेड है। तो क्या आर्टिकल 3 के अंदर ये उसमें बात आई कि क्या आर्टिकल 3 के अंदर हम या इंडिया अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को सीड कर सकता है क्या, किसी दूसरी कंट्री को हम अपनी टेरिटरीज दे सकते हैं क्या। तो इसका आंसर हमें मिला बेरोबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो उन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 3 डज नॉट ऑथराइज सीजन ऑफ टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। मतलब क्योंकि आर्टिकल 3 जो बोलता है वो बोलता है कि हम नए स्टेट्स या हमारे स्टेट्स का ही बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। जो हमारे इंडिया की ओवरऑल बाउंड्री है, अगर हमारा इंडिया है ये, तो इसकी ओवरऑल बाउंड्री आर्टिकल 3 से चेंज नहीं हो सकती। हम अपनी इंडिया की ओवरऑल बाउंड्री आर्टिकल 3 से चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें अपने इंडिया का फॉर एग्जांपल कि ये बेरोबारी का पार्ट था, बेरोबारी एक एनक्लेव था बंगाल में, तो इसे हमने सीड किया था बांग्लादेश को, जो कि तब ईस्ट पाकिस्तान था। तो इसमें क्या था कि अगर हमें अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को देनी है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा अंडर आर्टिकल 368। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 3 डज नॉट ऑथराइज सीजन टू फॉरेन कंट्री। आर्टिकल 3 के अंदर हम अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकते, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, तो वो आर्टिकल 3 के थ्रू नहीं हो सकता, ठीक। तो बेरोबारी यूनियन ने क्या बोला कि बेसिकली बेरोबारी एक जगह थी हमारे वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है वहाँ, और उस टाइम जो
पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, ये अब है बांग्लादेश। तो इसको कुछ टेरिटरीज देनी थी इंडियन गवर्नमेंट को, तो उसके लिए क्या जरूरी था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है कि अगर आपको ट्रांसफर करना है बहरूबारी को, ईस्ट पाकिस्तान को या करेंटली बांग्लादेश को, तो उसके लिए क्या लगेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा। ट्रांसफर को इम्प्लीमेंट करने के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 लाया गया, और बाउंड्री डिस्प्यूट अगर आपको रिजॉल्व करना है तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। अब इसमें क्या देख सकते हैं अपन कि जैसे इंडिया और नेपाल का बाउंड्री डिस्प्यूट है। इंडिया और नेपाल में जनरली अभी हम 3 जगह बाउंड्री डिस्प्यूट देख रहे हैं, उसमें है लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी। तो हिस्टोरिकली ये जो टेरिटरीज है ये इंडिया का पार्ट है, लेकिन नेपाल इनको अपनी टेरिटरी बता रहा है और इसके लिए बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, जैसे इंडिया और नेपाल का बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो ये सॉल्व हो सकता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए। इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बाउंड्री डिस्प्यूट हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन से सॉल्व हो सकते हैं। सेम एग्जांपल कच्छतीहू आइलैंड का भी है, ठीक है। अब इसके लिए लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 1974 में इंडिया बांग्लादेश के बीच में, है ना। तो बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इंडिया ने 111 एनक्लेव बांग्लादेश को ट्रांसफर किए थे और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव ट्रांसफर किए थे, ठीक है। एनक्लेव क्या होता है? एक कोई भी टेरिटरी है उसके अंदर एक टेरिटरी हो, ये एनक्लेव होता है। तो ओरिजिनली था क्या, इंडिया और बांग्लादेश का इशू क्या था कि कुछ टेरिटरीज, फॉर एग्जांपल कि ये जो हमारा सर्कल है ये वेस्ट बंगाल का पार्ट था, जो कि इंडिया का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो टेरिटरी थी, ये जो एनक्लेव था वेस्ट बंगाल के अंदर, ये पार्ट था बांग्लादेश का या ईस्ट पाकिस्तान का। तो ऐसी टेरिटरी को हमने बांग्लादेश से लेने के लिए, और वैसे कुछ टेरिटरीज फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसको ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश माने, तो ये जो एनक्लेव था बांग्लादेश की टेरिटरी में, ये इंडिया का पार्ट था। तो जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था 1974 से, उससे क्या हुआ कि ये जो इंडिया की टेरिटरी थी, ये इंडिया का एनक्लेव था, ये हमने बांग्लादेश को दे दिया क्योंकि ये बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर था। और जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर बांग्लादेश का पार्ट था वो हमने एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो क्या देखा गया कि इंडिया ने 111 एनक्लेव ट्रांसफर किए और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव ट्रांसफर किए, ठीक है, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 1974 से। और 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बाउंड्री थी, कि बाउंड्री फिक्स नहीं थी, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। और क्योंकि बंगाल का रिजर्वेशन था तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था इसके लिए, ठीक है। अब एक इशू है कच्छतीहू आइलैंड का, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कच्छतीहू आइलैंड है वो लोकेटेड है पाक बे में, रामेश्वरम के आसपास। तो इसमें इशू क्या था कि एक्चुअली ये बहुत क्लोज है मैरीटाइम बॉर्डर के, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका के। तो इसे इंडिया भी क्लेम कर रहा था और
श्रीलंका भी क्लेम कर रहा था, पर कंट्रोल हमारा था, इसमें कंट्रोल इंडिया का था। तो चूंकि ये लैंड बॉर्डर का इशू था, ना कि टेरिटरीज की ट्रांसफर का, तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से सॉल्व हुआ और इसको कच्चातीवू आइलैंड को हमने ट्रांसफर कर दिया था श्रीलंका को 1974 में एक एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इस आइलैंड की ट्रांसफर के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बाउंड्री इशू था जो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से सॉल्व हो सकता है। तो ये कहाँ है? ऑफशोर आइलैंड है पाक स्टेट में या पाक बे में। डिस्प्यूटेड ओनरशिप थी पर कंट्रोल इंडिया का था, तो हमने श्रीलंका को ट्रांसफर कर दिया 1974 एग्रीमेंट से, और इंडिया ने अपने फिशिंग राइट्स भी वहां रिलिंक्विश कर दिए या छोड़ दिए। ठीक है, अब इसमें करंट कंट्रोवर्सी क्या है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनने चैलेंज किया एग्रीमेंट को 2011 में, साइटिंग बेरुवारी जजमेंट, कि अगर इंडियन टेरिटरी को किसी दूसरे नेशन को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इंडियन टेरिटरी को एग्जीक्यूटिव एक्शन से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कच्चातीवू आइलैंड था वो हिस्टोरिकली लैंड बाउंड्री इशू था या मैरीटाइम बाउंड्री इशू था, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव एक्शन से 1974 में श्रीलंका को ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि मेंशन्ड है, एरिया वाज डिस्प्यूटेड एंड नॉट डिमार्केटेड, सो बेरुबारी डस नॉट अप्लाई। ठीक है, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव एक्शन से श्रीलंका को दे दिया गया 1974 में। अब बेरुबारी हमने देख लिया केस, पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट लगेगा अगर हमें अपनी टेरिटरी दूसरी कंट्री को देनी है। ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट एग्जीक्यूटिव एक्शन से सॉल्व होगा। गवर्नमेंट स्टैंड क्या है? डिस्प्यूटेड एरिया डू नॉट रिक्वायर अमेंडमेंट। अगर डिस्प्यूटेड एरिया है तो वो हमारा एग्जीक्यूटिव एक्शन से सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे अभी हमारा चाइना से बहुत बॉर्डर पे टसल रहता है, तो उसमें भी हमारी जो बाउंड्री है चाइना के साथ, लैंड बाउंड्री, वो डीमार्केटेड नहीं है। तो अगर उसे हमें डीमार्केट करना है और कुछ टेरिटरी हमें चाइना से मिलती है, कुछ टेरिटरी हमें चाइना को देनी पड़ती है, तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इशू है डिस्प्यूटेड एरियाज का। ठीक है, ना कि इंडियन टेरिटरी जो करेंटली इंडियन यूनियन का पार्ट है उसको सीड करना है। ठीक, अगर उसको सीड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। ठीक है, अब हम इवोल्यूशन देख लेते हैं कि इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कैसे इवॉल्व हुए हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंटीग्रेशन देखते हैं। तो दो पॉलिटिकल यूनिट्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली गवर्न करती थी, और दूसरे क्या थे? प्रिंसली स्टेट जिसको नेटिव प्रिंसेस गवर्न करते थे। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया, उसमें तीन ऑप्शन दिए थे प्रिंसली स्टेट को, या तो इंडिया को ज्वाइन करो, या पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या रिमेन इंडिपेंडेंट। वो इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते थे, पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते थे, या इंडिपेंडेंट रह सकते थे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? तो जो प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन था, तो इससे चैलेंज आया कि इंडिया को इंटीग्रेट नहीं किया जा पाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनने एफर्ट्स किए और उनके एफर्ट्स से जो 549 प्रिंसली स्टेट्स हैं उनने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। कहीं कहीं ये 562 भी मेंशन्ड है, तो नंबर से हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 549, 552 इतने, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 550 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनने इंडिया को ज्वाइन किया। लेटर तीन और प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया, लेकिन उनका सबका प्रोसीजर या मेथड अलग अलग था। जैसे कि हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, इसे हम पुलिस एक्शन भी बोलते हैं,
इससे ज्वाइन किया। जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हुआ था। एक्चुअली जो जूनागढ़ था उसने डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, लेकिन जूनागढ़ के जो रूलर थे, जो प्रिंस थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू मेजॉरिटी थी। तो जो पॉपुलेशन थी वो चाह रही थी कि हम इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें, और वहाँ के जो प्रिंस थे या जो वहाँ के किंग थे वो चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो इसके लिए फिर जो ब्रिटिश गवर्नर थे जो करेंटली माउंटबेटन इंडिया में थे, तो उनकी परमिशन लेके वहाँ पे प्लेबिसाइड करवाया गया, और उस प्लेबिसाइड से अराउंड 99% जो वोट्स आए वो आए इंडिया के फेवर में, और फाइनली जूनागढ़ ने इंडिया को ज्वाइन किया। ठीक है। तीसरा कश्मीर। कश्मीर का जो इशू है वो बहुत यूनिक है। तो कश्मीर ने कश्मीर के जो किंग थे, जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो हिंदू थे, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी। लेकिन कश्मीर ने बोला था कि कश्मीर एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, वो ना तो इंडिया को ज्वाइन करेगा ना पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा। लेकिन 1947 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने अटैक कर दिया कश्मीर पे। बोलते हैं कि आर्मी पर्सनल भी थे और कुछ ट्राइबल्स भी थे, जो देन पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने कश्मीर पे अटैक कर दिया और बहुत सारा टेरिटरी एक्वायर कर लिया। जो करंट पीओके है वो तभी पाकिस्तान ने उसी अटैक में इंडिया से ले लिया था, और ऐसा बोला जाता है कि वो श्रीनगर के 50 किलोमीटर की पेरीफेरी पे आ गए थे। और उसके बाद राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से इंडिया का पार्ट बना। ठीक है। अब रीऑर्गेनाइजेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस देखना है हमें कि फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में हुआ, जिसमें स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने रीऑर्गेनाइज किया। फिर सब्सिक्वेंट क्रिएशन हुआ 2 और 3 से, जिसमें 2000 में क्रिएशन हुआ उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का, और 2014 में क्रिएशन हुआ आंध्र प्रदेश में से बाइफरकेट होके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बने, है ना। तो ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो ये जो लैंडमार्क एग्रीमेंट था बैरूबारी यूनियन, बैरूबारी यूनियन केस 1960, इसकी जो जजमेंट थी इसको एनफोर्स करने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, और इससे ही हमने कुछ 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफर करी, और बांग्लादेश ने कुछ 51 एनक्लेव्स इंडिया को ट्रांसफर करी। ठीक। अब हम देख लेते हैं कि इंडियन स्टेट्स कैसे बने। तो 1950 में जो इंडियन स्टेट्स था उनका 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन था। उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, और वो वैसा था कि कुछ स्टेट जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको अलग कैटेगराइज किया था, कुछ प्रिंस स्टेट को अलग कैटेगराइज किया था, अंडमान निकोबार को अलग कैटेगराइज किया था। तो इनिशियली ये 4-फोल्ड डिवीजन था। ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला डिवीजन क्या था, पार्ट ए का। ये कब किया गया था, 1950 में किया गया था। पहला डिवीजन क्या था, पार्ट ए का। तो इसमें कौन कौन से थे, फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश जिनको डायरेक्टली गवर्न करता था थ्रू देयर गवर्नर्स, उन स्टेट्स को पार्ट ए स्टेट्स में कंसिडर किया गया था। इसमें 9 स्टेट थे। ठीक है। आप इसमें देख सकते हो हैदराबाद, बॉम्बे, मद्रास,
ये सारे पार्ट थे पार्ट ए के। पार्ट बी जो थे वो कौन से थे? फॉर्मर प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर। कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिसमें थोड़ा सा डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी, मतलब उसमें लेजिस्लेचर था तो कुछ काम लेजिस्लेचर करता था, कुछ लॉस बनाने का काम, और लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसकी होती थी? प्रिंस की या किंग की। तो उन स्टेट्स को कहाँ कंसिडर किया गया? पार्ट बी में। इसमें भी 9 स्टेट्स थे, ठीक है। फिर पार्ट बी में हमने देख लिया फॉर्मर प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेचर 9 स्टेट्स थे। पार्ट सी में फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। कुछ स्टेट्स या कुछ टेरिटरीज थी जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कमिश्नर्स के थ्रू गवर्न करता था, उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोलते थे। वैसे 11 स्टेट्स को हमने पार्ट सी में कैटेगराइज किया था, ठीक है। और जो चौथा था पार्ट डी, उस पे हमने अंडमान निकोबार को रखा था, ठीक है। तो इसको फिर से देख लेते हैं। पार्ट ए में क्या था? पार्ट ए में क्या था? पार्ट ए में था गवर्नर्स प्रोविंसेस, पार्ट बी में क्या था? प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी में क्या था? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस था, ये आई ई इधर। पार्ट डी में क्या था? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ये इनिशियल कैटेगराइजेशन था। फिर इसी की कैटेगराइजेशन से फर्दर हमारे स्टेट्स डेवलप हुए। तो हमारे स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग कमिटीज बनी, जिसके थ्रू हमारे स्टेट्स जो करंट है इंडियन यूनियन, वैसा मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप डेवलप हुआ। तो सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो एस.के. धार कमेटी थी, 1948 में बनी, ये 1949 में बनी। तो जो एस.के. धार कमेटी थी उसने क्या बोला था कि लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं हो सकता है स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन का या स्टेट के फॉर्मेशन का, इसलिए एस.के. धार कमेटी ने लैंग्वेज ऐसा क्राइटेरिया को रिजेक्ट किया था, ठीक। दूसरी कमेटी थी जेवीपी। जेवीपी में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिट्टाभी सीतारामैया। तो इन्होंने भी रिजेक्ट किया था लैंग्वेज ऐसा क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फिर एक तीसरी कमेटी फजल अली, ये 1954 में बनी थी। इनने एक्सेप्ट किया था लैंग्वेज एज वन ऑफ द क्राइटेरिया, और फजल अली ने कुछ और क्राइटेरियाज बोले थे कि इन्हें डिफाइन किया जाएगा अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो एक तो लैंग्वेज था, दूसरा था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तीसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, और चौथा था प्लानिंग एंड सपोर्ट फॉर वेलफेयर सेक्शंस, ठीक है। क्या था? एक तो लैंग्वेज क्राइटेरिया हो सकता है रीऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा यूनिटी और इंटीग्रिटी हो सकता है, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सकता है, और चौथा वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया दिए थे फजल अली ने, लेकिन इनने लैंग्वेज को ऐसा क्राइटेरिया एक्सेप्ट किया था। बाकी 2 कमिटीज ने रिजेक्ट किया था लैंग्वेज को ऐसा क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। और इसका इमरजेंस, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का इमरजेंस अगर देखा जाए तो प्री इंडिपेंडेंस है,
कि कांग्रेस ने उनकी जो ब्रांचेस थी उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे अरेंज किया था 1921 में। गांधी जी भी सपोर्ट करते थे लिंग्विस्टिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी नेशनल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रप्शन और इकोनॉमिक चैलेंजेस थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो इसलिए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारे जो स्टेट थे उन्हें लिंग्विस्टिक लाइंस पे ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट कभी फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि उसमें अदर इश्यूज भी थे। इसलिए जो फजल अली कमेटी थी उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो करके, उनके जो 4 रिकमेंडेशंस थे, हमारे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट आया था 1956 में। तो इससे हमारे बहुत सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले भी बहुत सारे स्टेट्स बन चुके थे, हम देख लेते हैं। जैसे कि असम कब बना, 26 जन 1950। ये कब आया हमारा, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ तब हमारा असम बन गया था, बिहार बन गया था, मध्य प्रदेश बन गया था, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये हमारे स्टेट 1950 में बन गए थे। फिर 1956 में कौन कौन से स्टेट बने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, ये सारे स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, ठीक। फिर हमारा महाराष्ट्र कब बना, 1960 में बना, नागालैंड 63 में, हरियाणा 66 में, पंजाब 66 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, मणिपुर 72 में, मेघालय 72 में, त्रिपुरा 72 में, सिक्किम 75 में। इनिशियली सिक्किम को यूटी बनाया गया था जब इसे सीड किया गया था इंडिया को, उसके बाद इसे स्टेट बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 87 में, मिजोरम 87 में, गोवा 87 में, गोवा भी यूटी था ना, गोवा जो था इसे 1961 में इंडिपेंडेंस मिली, इससे पोर्टुगीज से, और तब ये था यूटी, और इसे स्टेट कब बनाया गया, 1987 में, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये 2000 में बने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और तेलंगाना कब बना, 2014 में, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं ऑर्डर। तो असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल ये कब बने, 1950 में। आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये कब बने, 1956 में। गुजरात, महाराष्ट्र ये कब बने, 1960 में। नागालैंड 1963, हरियाणा, पंजाब ये कब बने, 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में, और तेलंगाना 2014 में, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था यूनियन एंड टेरिटरीज का, जो पार्ट 1 का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।